जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों की बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हम ये समझते हैं क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीज़ें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ़ बना दिया। मैं समझता हूँ मेरे जैसे लाखों चंद्रशेखर इस देश में तमाम तरह की गुलामी बेबसी के शिकार, और वो परिवर्तन करना चाहते हैं, बस उनको अवसर की तलाश। तो आज मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता से और बहुजन समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहता हूं कि हम युवा हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। एक लिस्ट जो है, क्योंकि इस तमाम तरह के छल में तैयारी करने का कम मौका मिला, मैं एक लिस्ट जो है जिनको प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे उनकी लिस्ट आपके सामने जारी कर रहा हूं। उसके बाद चरणबद्ध जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को साथियों के साथ लेके लिस्टेड बना के जो है अपने चुनाव में उतरेंगे। और मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, ये वादा मेरा पूरे बहुजन समाज से है कि हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे। हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के, और ना ही हम किसी स्थापित दल परिवारवाद की राजनीति वालों के आगे झुकेंगे। ना हमने कभी झुकना सीखा, ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधायक के पद को ठोकर मारी है, क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, उनकी उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है। भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ता मजबूत हैं। जब हमने एक साइकिल यात्रा चलाई थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन गया था कि ये कहाँ से इतने कार्यकर्ता आ जाते हैं। वो कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान सम्मान रक्षा करेंगे और वो ये भी साबित करेंगे कि उनको कैसा नेता चाहिए। वो नेता जो 5 साल अपने कमरे में सोता है और चुनाव के समय बाहर आता है, या वो नेता जो अपनी बहनों के सम्मान के लिए जेल भी काटता है, मुकदमे भी झेलता है, लड़ता भी है और कभी झुकता नहीं, जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई सामने खड़े होकर लड़ता है। आज लेकिन आपके स्वाभिमान की जो कीमत है वो बीजेपी की जीत से आपको चुकानी पड़े तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैंने आज अपने लोगों का स्वाभिमान गिरवी रख दिया तो शायद जो रीढ़ की हड्डी हमने पैदा की है अपने समाज के लोगों में, वो कभी उठ नहीं पाएगी। और मैं समझता हूँ जितनी जिम्मेदारी मेरी थी उतनी जिम्मेदारी उनकी भी थी, जिन्होंने नकार दिया, जिनको जरूरत नहीं थी। तो मैं अब इस पे नहीं चर्चा करना चाहता। वो अपना चुनाव लड़ेंगे और हम अपना लड़ेंगे, लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर कि सामाजिक न्याय का जिनको ताजा ताजा सा रंग चढ़ा है, उनकी सच्चाई क्या है, मैं आपको लगातार बताता हूँ। जी फाइनल भाई, ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। मुझे जितने सवाल छोटे जी मैं तैयार। जब ये कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय का ताना बाना, जिनकी नाम नहीं ले रहे जी, अखिलेश के बारे में कहते हैं शायद जी, तो वो क्या उसका नुकसान उनको माइनॉरिटी दलित समाज की तरफ से मिलेगा क्या? आप जो बार बार कह रहे हैं कि दलित समाज को धोखा दिया, दलित समाज के लोगों के विश्वास को तोड़ा, ये चीजें ये होगी क्या? मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो भी दल आया है वो अपनी हिस्सेदारी के लिए आया है, और कोई किसी को जिताने हराने नहीं, सब लोग जीतने आए हैं। तो हम लोग जीतने के लिए मैदान में आए। जिसको नुकसान फायदे की परवाह थी, उस चंद्रशेखर ने बहुत परवाह कर ली। इतना झुकाव तो चंद्रशेखर ने तब भी नहीं लिया जब उसके जीवन पे भी जो है ना, जीवन रक्षा पे भी बात आई थी, तब भी उसने इतना झुकाव नहीं लिया। ये लड़ाई सिर्फ जो है लोकतंत्र बचाने की और उत्तर प्रदेश बचाने की थी, क्योंकि नेताजी चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनेगी तो लगा के ईवीएम पे आरोप, घर में बैठ जाएंगे सारे नेता। सड़क पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद दिखाई देगा अगले 5 साल भी आपको। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि गठबंधन में उन्होंने 2 सीटें, उन्होंने आरोप आप पर लगाया, जब 2 सीटों की देने की बात हुई तो वो किसी से फोन पर बात करने के लिए गए और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। वो आप ही पर कह रहे हैं, किससे बात हुई थी आपकी तक? देखिए, यही तो पीड़ा है कि जब आदमी व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी जो लोग उनके पास आए वो पहले कौन से दल में थे? मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ फैसले भीम आर्मी की टीम लेती है। आज़ाद समाज पार्टी हमारा राजनीतिक दल है, लेकिन हमारी असली ताकत भीम आर्मी है। और हम जो भी फैसला लेते हैं, देखिए आप भी अगर मेरे पास आए किसी प्रस्ताव को लेके और उस प्रस्ताव से ऊपर नीचे कहीं बात होगी तो क्या आप अपने आप फैसला ले लेंगे?
मैंने फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे पूछना था, जिस प्रस्ताव पे मैं गया था उस प्रस्ताव को वहाँ ख़त्म कर दिया गया, एक नया प्रस्ताव आया, तो मुझे पूछना था उन लोगों से जो हमारे लीडर्स हैं भीम आर्मी के कि भाई अब हमारा ये प्रस्ताव है, हमें क्या निर्णय लेना है। और जब उन्होंने कहा कि आपको अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे लिए विधायक और मंत्री पद का कोई पद मायने नहीं रखता, मैं इसको ठोकर मारता हूँ। अब हम लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे। धन्यवाद। और मैंने समझ दिया था सर। बीजेपी वाले आजकल खाना खा रहे दलितों के यहाँ से जाकर के, कैसे देखते हैं उस पूरी प्रक्रिया को? तो आज भी वो दलितों को अछूत मानते हैं और बर्तन तो अपने ले जाते हैं, गिलास ले जाते हैं, बर्तन गिलास भी ले जाते हैं, प्लेट भी ले जाते हैं, सब कुछ अपना ले जाते हैं। और ये वही बीजेपी के लोग हैं ना जिन्होंने हमारी बहन को रात को 2:30 बजे जला दिया था, उसके परिवार को भी नहीं मिलने दिया। ये वही बीजेपी के लोग की बात कर रहे हो क्या? मैं इन्हीं के खिलाफ तो हूँ, इसलिए इनसे तो देश को खतरा है। जो आज तक भी समरसता की बात करते, समानता की बात नहीं करते, उन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई है। एक सच्चाई आप नहीं देख पा रहे मीडिया के साथियों, प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि चाइना से आंख नहीं मिला सकते। उसका कारण ये है कि देश चाइना के हाथों बिकने की कगार पे है और इन्होंने पूंजीपतियों के देश को गिरवी रख दिया है। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी आगे क्या बेचेगी इसलिए लड़ रही है। सर, अखिलेश जी के पास आप गए थे, उन्होंने कहा था कि हम दलितों की बात करते हैं, उनका विकास करेंगे, उनके अधिकार की बात करते हैं। क्या वो कुछ भटक गए हैं अखिलेश जी दलितों को लेकर? ये मीडिया के साथ ही बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरे अब तक के मैनिफेस्टो में दलितों के लिए एक कार्य आपने देखा? जितनी बातें आज तक उन्होंने की सभी उस पर क्या एक नीति दलितों के विकास के लिए बताई? तो मैं समझता हूं कि मैं उन पे अब बात नहीं करना चाहता। आप, मुझे लगता है उनको और मुझे एक सेकंड, मुझे लगता है आप मेरा उनका झगड़ा करवाना चाहते हैं, मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता। सर, एक आखिरी सवाल, आपने समाजवादी पार्टी पर बोला, आपने बीजेपी पे बोला जी, कांग्रेस पे खामोश। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ कांग्रेस की सरकार है? नहीं, आपका गठबंधन। मैं क्या कह रहा हूँ ये बताइए ना। समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन पे आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? पिछले 3 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी बात यह है सर, लेकिन बीजेपी को रोकेंगे कैसे इंडिविजुअल? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो नेता जो 5 साल घर से नहीं निकले, इनके पास क्या है रोकने के लिए? और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैंने उन समाज के लिए काम किया है जो 85% है इस प्रदेश में। तो मैं अपनी लड़ाई जो मैंने लड़ी है उनसे अपनी हिस्सेदारी के लिए पूछूंगा कि क्या एक गरीब के बेटे को आपकी लड़ाई आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने मुझे कभी पंचायत चुनाव में निराश नहीं किया और मुझे उम्मीद है मुझे विधानसभा चुनाव में निराश नहीं करेंगे। जी, सपा में आ गए, बेटी भाजपा में भी है, वो क्या रिश्ता कहलाता है इनका? वो बाप बेटी है, इसमें क्या है? जो बातचीत हो रही थी उसका क्या हुआ? जी, इसका जवाब मौर्य जी दे सकते हैं। कांग्रेस से जो बातचीत हो रही थी उसका क्या हुआ? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? से जो बातचीत हो रही थी जी, समाजवादी पार्टी से बातचीत फेल होने के बाद जी, उसका क्या हुआ? क्या उन्होंने भी आपको जितनी आपकी डिमांड थी उसके हिसाब से शेयर नहीं दिया? क्या हुआ? आप बात करा दीजिए, मेरी तो बात नहीं हुई। अगर बात हुई थी किससे तो मैं आपको बता देता, मेरी तो नहीं हुई। क्या कर रहे हो यार जी, अभी हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको ज्यादा जरूरत है। जो पहले सशक्त है उनकी लड़ाई वो अपने आप भी लड़ सकते हैं, जब उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। धन्यवाद।